11 से 15 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और इससे पहले अगर आपने हमारे प्रीवियस 7 मॉक टेस्ट नहीं देखे तो उनकी वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप जाकर उनको जो है वो अच्छे से सुने। इंशाल्लाह इलेक्शन एक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो आपके इन्हीं मॉक टेस्ट में से होगा। हमने आप लोगों की आसानी के लिए एक वीडियो बनाई है जिसमें सारे मॉक टेस्ट जो हैं वो कंपाइल करके एक लेक्चर फॉर्म के अंदर जो है वो आपसे शेयर किए हैं। आप उस वीडियो को भी जरूर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर न्यूली फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी टू अप्लाई फॉर इनलिस्टमेंट विद इलेक्शन कमीशन? नई बनाई गई सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन में अंदराज के लिए दरखास्त देने की आखिरी तारीख जो है वो कितनी है? तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बीटा आएगा, यानी कि 30 डेज। आखिरी तारीख जो है वो हम कितना होगी? 30 दिन। सेक्शन 202 के मुताबिक किसी भी सियासी जमात को उस कानून के नफाज के बाद कायम की गई हो तख्लीक के 30 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन में अंदराज के लिए दरखास्त देनी होगी। इससे वक्त पर रजिस्ट्रेशन और कानूनी तकाजों की जो है तामील यकीनी बनती है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी अंडर दिस एक्ट? इनमें से कौन सा इकदाम जो है वो सियासी जमात के लिए ममनू है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, रिसीविंग डोनेशन फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट। फॉरेन गवर्नमेंट से डोनेशन रिसीव करना जो है ये तमाम सियासी जमातों के लिए जो है वो क्या है? ममनू है। बेसिकली सेक्शन 204 पार्ट 3 वाज़े तौर पर हमें बताता है कि किसी भी गैर मुल्की जरिए बाशमूल गैर मुल्की हुकूमतों से बराह रास्त या बिल वास्ता दी जाने वाली जो अतियात हैं या चंदे हैं, इनको ममनू करार देता है। ये पाकिस्तान के सियासी अमल में बैरूनी असरात को रोकने के लिए है। नेक्स्ट है जी, ए पॉलिटिकल पार्टी मस्ट होल्ड इंट्रा पार्टी इलेक्शन एट लीस्ट वंस एवरी ईयर। एक सियासी जमात को अपने अंदरूनी जमाती इंतखाबात पर कितने साल में कम अज कम एक बार जो है वो इलेक्शन करवाने होंगे? तो याद रखिएगा 5 साल के अंदर। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो चार्ली आएगा। बेसिकली हमें सेक्शन 208 बताता है कि किसी भी अंदरूनी जमाती इंतखाबात के दरमियान ज्यादा से ज्यादा 5 साल का वक्फा हो सकता है। इसका मकसद जमातों में बाकायदा दाखिली जमहूरियत को जो है वो क्या करना है? यकीनी बनाना है। इफ अ पॉलिटिकल पार्टी फेल टू कंडक्ट इंट्रा पार्टी इलेक्शन एज पर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, द इलेक्शन कमीशन कैन इम्पोज अ फाइन नॉट लेस देन। अगर कोई सियासी जमात अपने आइन के मुताबिक अंदरूनी यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो मुनक्किद नहीं कराती तो इलेक्शन कमीशन उस पर कितना फाइन कर सकता है? याद रखिएगा कम से कम जो है वो 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए उस पर जो है वो फाइन हो सकता है। बेसिकली 2023 की तरमीम के बाद सेक्शन 208 पार्ट 5 हमें बताता है कि अगर कोई सियासी जमात अंदरूनी इंतखाबात मुनक्किद करने में नाकाम रहती है तो इलेक्शन कमीशन जुर्माना आयद करेगा जो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा और तकरीबन जो है 2 लाख रुपए तक जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट है जी, विद हाउ मेनी डेज मस्ट अ पॉलिटिकल पार्टी सबमिट अ सर्टिफिकेट ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन रिजल्ट टू इलेक्शन कमीशन? एक सियासी जमात को अपने अंदरूनी जमाती इंतखाबात के नताइज का सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन को कितना दिनों में जमा कराना जरूरी है? तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर आएगा 7 डेज, यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर जमा कराना जरूरी है। बेसिकली जो सेक्शन 209 है ये हमें बताता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल होने के 7 दिनों के अंदर जमात को ईसीपी को एक सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा जिसमें तस्दीक हो कि इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक हुए हैं। नेक्स्ट है जी, द एनुअल ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फॉर्म डी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बी सबमिटेड टू ईसीपी विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? एक सियासी जमात का सालाना ऑडिट शुदा बयान यानी फॉर्म डी माली साल के इख्तिताम के कितना दिनों में ईसीपी को जमा कराना जरूरी है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स 60 डेज के अंदर। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो बीटा है। सेक्शन 210 के मुताबिक हर सियासी जमात को अपनी माली साल के इख्तिताम के
60 दिनों के अंदर अपना ऑडिट शुदा अकाउंट का एक जामे प्लान जो है वो ईसीपी को क्या करवाना होता है, जमा कराना होता है। A political party must furnish to the ECP the list of contributors who have donated an amount equal to or not more than। तो याद रखेंगे एक सियासी जमात को ईसीपी को वो फहरिस्त करना लाजिम है, फराहम करना लाजिम है जिसमें अफराद शामिल हो जिन्होंने मसावी या इससे ज्यादा रकम जो है वो अतिया की हो। कितना, तो आप बताएंगे 1 लाख रुपए या इससे ज्यादा। सेक्शन 211 पार्ट 1 की बेसिकली 2023 की तरमीम के मुताबिक ईसीपी को जो अतिया दहिंदगान की फहरिस्त है वो फराम करना जो है वो लाजिम है, जिसकी कम से कम रेंज जो है वो 1 मिलियन रुपए तक जो है वो मुकर्रर की गई है, 10 लाख रुपए तक। ये शफाफियत को फिरोग देता है ताकि बड़ी अतियात का मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो मौजूद हो। यानी अगर किसी ने 10 लाख या इससे ज्यादा की डोनेशन दी है तो उसका मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो ईसीपी को देना चाहिए। Who has authority to declare the party as foreign audited or a threat to sovereignty leading to the reference of the Supreme Court। किसके पास अख्तियार है कि वो किसी सियासी जमात को गैर मुल्की मामलत याफ्ता या मुल्की खुद मुख्तारी के लिए खतरा करार दे, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है। तो याद रखेंगे ये अख्तियार जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। चार्ली इसका आंसर है। सेक्शन 212 के मुताबिक अगर वफाकी हुकूमत मुतमईन हो कि कोई जमात गैर मुल्की मदद याफ्ता है या खुद मुख्तारी के खिलाफ काम कर रही है तो वो सरकारी गजेट के जरिए ऐलान करेगी और मामला 15 दिन के अंदर, ये नोट कीजिएगा 15 डेज के अंदर जो है ये किस में भेजा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को जो है वो भेजा जाएगा। इफ सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी व्हाट हैपन टू इट्स मेंबर्स हु आर सिटिंग इन द असेंबलीज। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी सियासी जमात के तहलील होने की तौसीक करे तो उस जमात के असेंबली में बैठे अरकान के साथ क्या होगा, तो याद रखेंगे दे आर डिसक्वालिफाइड फॉर द रिमेनिंग टर्म। तो वो रिमेनिंग टर्म के लिए, वो बाकी मुद्दत के लिए क्या हो जाएंगे, नाअहल हो जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी सियासी जमात के तहलील होने की तौसीक करे तो उस जमात के असेंबली में बैठे अरकान के साथ ये होगा कि वो नाअहल हो जाएंगे। सेक्शन 213 के मुताबिक सेक्शन 212 के तहत किसी जमात के तहलील होने पर इस जमात के पार्लियामेंट या सूबाई असेंबली में मौजूद तमाम जो अराकीन है उनकी जो बाकी मुद्दत है उसके लिए वो क्या हो जाएंगे, नाअहल हो जाएंगे। एन ओवरसीज पाकिस्तानी होल्डिंग अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज इज कंसिडर्ड एज। एक ओवरसीज पाकिस्तानी जो नेशनल आईडी कार्ड बराए ओवरसीज पाकिस्तानी रखता है उसे किस जराए से शुमार किया जाएगा, तो याद रखेंगे डोमेस्टिक सोर्स से। बीटा इसका आंसर आएगा मकामी जराए से। सेक्शन 204 के मुताबिक गैर मुल्की जरिया में ओवरसीज पाकिस्तानी शामिल नहीं होते, बशर्त यह है कि उनके पास नादरा की जानिब से जारी करदा नेशनल आईडी कार्ड बराए ओवरसीज पाकिस्तानी हो। इसलिए उनकी जो अतियात को मकामी जराए के तौर पर जो है वो शुमार किया जाए। नेक्स्ट है जी, द लिस्ट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स इज प्रेस्क्राइब्ड बाय। इंतखाबी निशानों की जो फहरिस्त है वो किसकी जानिब से मुकर्रर की जाती है, तो याद रखेंगे ये जो अथॉरिटी है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। वो ये जो अथॉरिटी है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। सेक्शन 214 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशानों की फहरिस्त मुकर्रर करेगा और ये अख्तियार किसी आमतौर पर खसूसी तौर पर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो हासिल होगा। नेक्स्ट है जी, टू एलिजिबल द परमानेंट इलेक्शन सिंबल अ पार्टी पॉलिटिकल पार्टी मस्ट सबमिट सर्टिफिकेट रिलेटेड टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सियासी जमात मुस्तकिल इंतखाबी निशान के अहल होने के लिए कौन सा जो है सर्टिफिकेट जमा कराने की जरूरत नहीं है, तो याद रखेंगे अपने उम्मीदवारों की नामजदगी का सर्टिफिकेट यानी नॉमिनेशन ऑफ इट्स कैंडिडेट। चार्ली इसका आंसर आएगा। सेक्शन 212 के मुताबिक जिन पार्टीज के लिए मुस्तकिल निशानात जो हैं वो दिए जाते हैं तो उनको सर्टिफिकेट्स और बयानात जमा करवाना जो है वो लाजमी है।
जैसा कि सेक्शन 2002, 202, 26, 29, 210 के मुताबिक जो है उम्मीदवारों की नामजदगी किसी मखसूस इंतखाबात के लिए अलग अलग अमल है और मुस्तकिल निशान की अहलियत के लिए जो है वो शामिल नहीं है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, इफ द कॉम्बिनेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी alliance seeks one election symbol, what must each constituent party submit? अगर मुख्तलिफ सियासी जमातें इत्तेहाद एक इंतखाबी निशान चाहती हैं तो हर जमात को क्या जमा करवाना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सर्टिफिकेट एंड स्टेटमेंट एक्ट पर सेक्शन 202, 206, 209 एंड 210। सेक्शन 215 के मुताबिक एक इत्तेहाद को एक ही इंतखाबी निशान सिर्फ उसी सूरत में दिया जाता है जब इत्तेहाद में शामिल हर जमात मुतलका सेक्शंस के तहत जरूरी सर्टिफिकेट्स और बयानात जो है वो क्या करवाए, जमा कराए। ए सिंबल ऑलरेडी एलोकेटेड टू वन पॉलिटिकल पार्टी, एक इंतखाबी निशान जो पहले किसी जमात को दिया जा चुका हो, याद रखेंगे, कैन नॉट बी एलोकेटेड टू एनी अदर पार्टी और कॉम्बिनेशन। तो ना वो किसी कॉम्बिनेशन में किसी को दिया जा सकता है, ना ही किसी दूसरी पार्टी को जो है वो दिया जा सकता है। सेक्शन 212 पार्ट 3 हमें वाज़ेह तौर पर बताता है कि एक इंतखाबी निशान जो पहले किसी जमात को दिया जा चुका हो उसे किसी दूसरी जमात या जमातों के इत्तेहाद को दिया नहीं जा सकता। ये असूल मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद करता है ताकि जो मार्क की शनाख्त है वो क्या रहे, बरकरार रहे। द एप्लीकेशन फॉर एलोकेशन ऑफ सिंबल फॉर अ जनरल इलेक्शन मस्ट बी साइंड बाय, जनरल इंतखाबात के लिए इंतखाबी निशान की दरखास्त किसके दस्तखत से जमा करवाई जाती है? तो याद रखेंगे इसका आंसर हमारे पास चार्ली आएगा। पार्टी हेड जो है वो इसको क्या करता है, पार्टी का सरबराह जो है उस वो दस्तखत करता है। सेक्शन 216 पार्ट सी के मुताबिक हर दरखास्त बराए इंतखाबी निशान पार्टी के सरबराह के दस्तखत से ही होनी चाहिए, जिस नाम से भी उसे मुकर्रर किया गया हो, यानी सिर्फ पार्टी सरबराह की मंजूरी दुरुस्त समझी जाएगी। इसके बाद है, इन आ बाई इलेक्शन द रिटर्निंग ऑफिसर शैल अलॉट अ कैंडिडेट द सिंबल एलोकेटेड ऑफ हिज पार्टी इन। बेसिकली यहां हमें यह बताया गया है स्टूडेंट के जनरल इंतखाबात में हाई इलेक्शन में जो रिटर्निंग अफसर की इंतखाबी निशान उम्मीदवार को देता है, तो याद रखेंगे जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो इंतखाबी निशान उम्मीदवार को देता है जो पिछले जनरल इलेक्शन में जमात को दिया गया निशान था। चार्ली इसका आंसर आएगा। बेसिकली हाई इलेक्शन में रिटर्निंग अफसर किस इंतखाबी निशान को उम्मीदवार को देता है जो पहले जनरल इलेक्शन में जमात को दिया गया। सेक्शन 217 पार्ट 4 के मुताबिक जो बाई इलेक्शन में उम्मीदवार को उस जमात का वही निशान दिया जाता है जो पिछले जनरल इलेक्शन में उसे मुख्तस किया गया था। यह असूल इस्तेहकम और तसलसल के लिए जो है वो जरूरी है। नेक्स्ट है जी, इफ टू कंपोनेंट पार्टीज ऑफ अ प्रीवियस एलियंस बोथ अप्लाई फॉर द सेम सिंबल इन द नेक्स्ट इलेक्शन, हाउ इट इज एलोकेटेड। अगर पिछली इंतखाबी इत्तेहाद की दोनों जमातें अलग इलेक्शन में से एक ही निशान के लिए दरखास्त दें तो ये निशान किसे अलॉट किया जाएगा? याद रखेंगे फिर इस पर जो है वो बाय ड्राइंग ऑफ लॉट्स यानी कुरानंदाजी के जरिए जो है ये निशान आगे मुंतकिल किया जाएगा। अगर पिछले इलेक्शन में किसी इत्तेहाद को कोई निशान दिया गया और अगले इलेक्शन में वो दो इत्तेहाद जो है वो अलग अलग हो गए और दोनों ये दरखास्त देते हैं कि ये निशान हमें मिलना चाहिए, तो फिर इसको शफाफ और गैर जानिबदार बनाने के लिए इस पर क्या की जाएगी? कुरानंदाजी की जाएगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट, सेपरेट LG roles are अपना when electoral rolls are used for local government elections, के मकामी हुकूमत यानी लोकल गवर्नमेंट के इंतखाब के लिए कौन से इंतखाबी रोल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं? द रोल्स प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन अंडर दिस एक्ट ऑफ असेंबलीज, बीटा आंसर आएगा। यानी वो रोल जो इस एक्ट के तहत असेंबलियों के लिए तैयार और बरकरार रखे गए हैं वो जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। सेक्शन 220 पार्ट 1 के मुताबिक इलेक्टोरल रोल्स जो इस एक्ट के तहत तैयार किए गए अब अपडेट और बरकरार रखे गए हैं। मकामी हुकूमत के इंतखाबात के लिए इन्हीं को इस्तेमाल किया जाएगा
यानी कौमी और सूबाई असम्बलियों के रोल्स ही एलजी इंतखाबात के लिए जो है, लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात के लिए बुनियाद है। अलग रोल्स जो हैं वो तैयार नहीं होंगे, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी द ईसीपी। द ईसीपी मस्ट होल्ड द इलेक्शंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट within how many days of the expiry term of the outgoing LG। इलेक्शन कमीशन को मकामी हुकूमतों के इंतखाबात कब तक कराने होंगे मौजूदा एलजी की मुद्दत खत्म होने के बाद? तो आप बताएंगे 120 दिन के अंदर। 40 का आंसर आएगा। सेक्शन 219 में वाज़े तौर पर बताया गया है कि कमीशन को मकामी हुकूमतों के इंतखाबात 120 दिन के अंदर कराने होंगे मौजूदा हुकूमत की मुद्दत खत्म होने के बाद। ये सख्त टाइमलाइन जो है इसलिए मुकर्रर की गई है ताकि मकामी हुकूमतों में कोई खला पैदा ना हो और इंतखाबात जो हैं वो बर वक्त हों। नेक्स्ट है जी फॉर डिलिमिटेशन ऑफ द यूनियन काउंसिल अवार्ड इन एन अर्बन एरिया इट शुड कंसिस्ट ऑफ। शहरी इलाके में यूनियन काउंसिल के वार्ड की हदबंदी डिलिमिटेशन के लिए वो किस चीज पर मुश्तमिल होती है? तो याद रखेंगे बीटा इसका आंसर आएगा ए सेंसस ब्लॉक ऑफ एडजॉइनिंग ब्लॉक। बीटा इसका करेक्ट आंसर आएगा, यानी एक मर्दमशुमारी ब्लॉक या मुल्हिका ब्लॉक्स। सेक्शन 221 पार्ट 4 के मुताबिक शहरी इलाकों में एक वार्ड एक मर्दमशुमारी ब्लॉक या मुल्हिका जो मर्दमशुमारी ब्लॉक्स पर मुश्तमिल होगा। यानी वार्ड की हदबंदी गांव, पूरे शहर या जिले की बुनियाद पर नहीं बल्कि एक मखसूस मर्दमशुमारी ब्लॉक्स की बुनियाद पर जो है की जाती है ताकि नुमाइंदगी मुनसिफाना और मुतवाजिन हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट हु अपॉइंटेड द डिलिमिटेशन कमेटी फॉर लोकल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द डिस्ट्रिक्ट। जिले में मकामी हुकूमतों के हलकों के लिए जो डिलिमिटेशन कमेटी कौन मुकर्रर करता है? तो याद रखेंगे सेक्शन 222 के मुताबिक ये जो डिलिमिटेशन कमेटी है हर जिले के अंदर, इसको बनाने का अख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? चार्ली आएगा, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद अ वोटर कैन फाइल एन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट लोकल गवर्नमेंट डिलिमिटेशन बिफोर द डिलिमिटेशन अथॉरिटी विद इन हाउ मेनी डेज। एक वोटर एलजी की हदबंदी के खिलाफ डिलिमिटेशन अथॉरिटी के सामने एतराज कितना दिनों के अंदर दायर कर सकता है? तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर आएगा 15 दिनों के अंदर। बेसिकली जो वोट डालने वाला है वो डिलिमिटेशन कमेटी की जानिब से हल्का बंदी मुकम्मल होने के 15 दिन के अंदर इतराज दायर कर सकता है। ये मुद्दत इसलिए मुकर्रर की गई है ताकि वोटर को मुनासिब वक्त मिले, लेकिन बहुत देर ना हो कि अमल इंतखाब जो है वो क्या हो सके, मुतासिर हो सके। फॉर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस एन अपील अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द नॉमिनेशन पेपर इज हेयर्ड बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल कंसिस्टिंग ऑफ। मकामी हुकूमतों में नामजदगी के कागजात की जांच जो है सिक्योरिटी के खिलाफ अपील किस अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जो है वो दायर की जाती है? तो याद रखेंगे अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो है ये करता है। बीटा इसका आंसर आएगा। सेक्शन 225 के मुताबिक जो लोकल गवर्नमेंट के नामजदगी के कागजात की जांच है इसके खिलाफ अपील के लिए ट्रिब्यूनल में वो शख्स शामिल होगा जो जिले और सेशन जज या इजाफी जिला और सेशन जज हो। यानी कि ये अख्तियार किसी हाई कोर्ट के जज या सरकारी अफसर के पास नहीं बल्कि मखसूस जजेस के पास है जो इंतखाबात की शफाफियत को क्या करें, यकीनी बनाते हैं। Who constitutes the electoral college of electing indirectly elected members of the local government? यहां पे बेसिकली हमें यह बताया गया स्टूडेंट कि मकामी हुकूमत के जो बिलवास्ता मुंतखब होने वाले मेंबरान के लिए इंतखाबी कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो कौन बनाता है? तो याद रखेंगे इसका आंसर बीटा आएगा, द डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दैट एलजी। द डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दैट एलजी जो है इस एलजी के बराह रास्त मुंतखब मेंबरान जो हैं वो बनाते हैं। सेक्शन 226 में वाज़े तौर पर बताया गया है स्टूडेंट्स कि कमीशन मुंतखब मेंबरान की फहरिस्त फराहम करेगा जो बिलवास्ता इंतखाब में वोट डालने के अहल होंगे। Which chapter provisions are not explicitly states
दैट अप्लाई लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस। इस चैप्टर में इलेक्शन एक्ट के जो है वो मकामी हुकूमत के इंतखाबात पर जो है वो असर नहीं करता। तो जो चैप्टर 8 है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चैप्टर 8 जो है ये इलेक्शन एक्सपेंस से मुतालिक है। सेक्शन 229 में कहा गया है कि जो चैप्टर 10, 11 इसके अलावा 12 और 5 है, इनमें बताया गया है कि मकामी जो हुकूमत के इंतखाबात पर लागू होंगे, जबकि जो चैप्टर 8 है वो इंतखाबी अखराजात की फहरिस्त में शामिल नहीं है। यानी इसके मखसूस खर्च की हदें और तरीक़ाकार खुद कार तौर पर जो है मकामी हुकूमत के इंतखाबात पर लागू नहीं होता, जब तक मुतलका मकामी हुकूमत के कानून में इसका जो है वो जिक्र ना हो। इसलिए इसका आंसर हमारे पास स्टूडेंट 4 लिया है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट इज टू। एक केयर टेकर गवर्नमेंट का बुनियादी काम क्या है? तो याद रखेंगे, अटेंड टू डे मैटर्स नेसेसरी टू रन अफेयर्स। बेसिकली जो केयर टेकर हुकूमत होगी उसका काम यही होगा कि रोजमर्रा के अमूर की देखभाल करना और जो हुकूमत के मामलात चलाने के लिए जरूरी है। सेक्शन 230 पार्ट 1 के मुताबिक केयर टेकर हुकूमत के बुनियादी फराइज में यह शामिल है कि वो रोजमर्रा के अमूर की देखभाल करे जो हुकूमत के मामलात चलाने के लिए जो है वो जरूरी हो। इसका मकसद ये है कि हुकूमत के मामलात जारी रहें, लेकिन बड़ी जो पॉलिसी फैसले या तरक्याती मंसूबे जो हैं वो ना किए जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केयर टेकर गवर्नमेंट परमिटेड टू डू। यानी किसको केयर टेकर हुकूमत किस काम की जो है वो इजाजत देती है? तो याद रखेंगे, टेक एक्शन रिगार्डिंग एग्जिस्टिंग बाइलेटरल एग्रीमेंट ऑन गोइंग जो है पीपी प्रोजेक्ट जो हैं इनसे मुताबिक। बेसिकली जो सेक्शन 230 है इसके प्रस्ताव में 2023 की तरमीम के बाद वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि केयर टेकर हुकूमत मौजूदा दो तरफा या केयर तरफा जो है क्या करती है, मुआहदों पर पहले से शुरूशुदा जो मंसूबे हैं उनके सिलसिले में इकदाम करती है। यानी कि इसमें जो अथॉरिटी एक्ट है के तहत जो मंसूबे हैं वो क्या रहते हैं, वो जारी रहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ए केयर टेकर गवर्नमेंट इज स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड फ्रॉम। केयर टेकर हुकूमत किस काम से खास तौर पर जो है वो रोका जाता है? चार्ली, मेकिंग मेजर पॉलिसीज डिसीजंस एक्सेप्ट ऑन अर्जेंट मैटर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? चार्ली आएगा। यानी बड़े पॉलिसी फैसले करना सिवाय फौरी जरूरियात के, इसको जो है वो रोका जाता है। सेक्शन 230 में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि केयर टेकर हुकूमत बड़ी पॉलिसी फैसले नहीं कर सकते सिवाय इसके जो फौरी और जरूरी हो। इस पाबंदी का मकसद यह है कि केयर टेकर हुकूमत मुस्तकबिल में मुंतखब हुकूमत के लिए जिम्मेदारियां जो है वो पाबंद ना करे। नेक्स्ट है जी, विच विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट अ मेंबर ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर सबमिट देयर स्टेटमेंट टू असिस्ट एंड लाइबिलिटीज टू द ईसीपी। केयर टेकर हुकूमत के किस रुकन, वजीर आजम, वजीर आला या वजीर को अपनी जायदाद और जिम्मेदारियों का बयान ईसीपी को कितने दिन में जमा कराना होगा? अल्फा इसका आंसर आएगा स्टूडेंट 3 दिन के अंदर। सेक्शन 230 हमें बताता है कि वजीर आजम हो, वजीर आला हो या कोई वजीर हो, वो अपनी जिम्मेदारी संभालने की तारीख से 3 दिन के अंदर अपनी जायदाद और वाजिबात का बयान जो है वो जमा कराएगा। ये कलील मुद्दत मुकर्रर की गई है ताकि शफाफियत और फौरी इतला को क्या किया जाए, यकीनी बनाया जा सके। नेक्स्ट है जी, द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फॉर द केयर टेकर मिनिस्टर मस्ट इंक्लूड एसेट्स ऑफ। केयर टेकर वजीर की का जायदाद और जिम्मेदारियों का बयान किस किस की जायदाद शामिल करेगा? तो याद रखेंगे, द मिनिस्टर, स्पाउस एंड देयर डिपेंडेंट चाइल्ड जो है। यानी सेक्शन 230 हमें वाज़ेह तौर पर बताता है खुद जो वजीर है वो, उनकी जो मिसेज हैं वो, और जो बच्चे उन पर डिपेंड करते हैं वो जो है इन सब की जो कुल मालियत तो जायदाद है वो क्या करवाएगा, सबमिट करवाएगा। हु फ्रेम्स द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स। सियासी जमातों और उम्मीदवारों के लिए ज़ाब्ता इखलाक, कोड ऑफ कंडक्ट कौन तैयार करता है? तो याद रखेंगे, ये इलेक्शन कमीशन जो है सियासी जमातों की मुशावरत से तैयार करता है। बीटा इसका आंसर आएगा, यानी इलेक्शन कमीशन इन कंसल्टेशन ऑफ विद द पॉलिटिकल पार्टीज।
सेक्शन 233 के मुताबिक कमीशन सियासी जमातों से मुशावरत के बाद सियासी जमातों और मुकाबले के लिए उम्मीदवारों के लिए ज़ाब्ता जो है इखलाक क्या करता है, तैयार करता है, ताकि जमातों की राय को भी मद्देनजर रखते हुए इसको क्या किया जाए, तरतीब दिया जाए। According to the 2023 amendment, the holding as an honorary position on the board of a statement on enterprise is 2023 की तरमीम के मुताबिक रियासती मलकियत किस कंपनी के बोर्ड पर एजाजी ओहदा जो है वो रखती है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बेटा बीटा, नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ बीइंग कैंडिडेट। 2023 की तरमीम का जो सेक्शन 231 है, इसका पहला प्रिवोल्स हमें वाज़ेह तौर पर कहता है कि किसी रियासती इदारे के बोर्ड में एजाजी बुनियाद पर नामजदगी जो है आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 या मुतलका कवानीन के तहत जो है वो नाअहली नहीं है, यानी ऐसा ओहदा रखने से उम्मीदवार बनने की अहलियत जो है वो मुतासिर नहीं होगी। नेक्स्ट है जी, द कमीशन मॉनिटरिंग टीम कैन इम्पोज अ फाइन फॉर वायलेशन ऑफ एक्ट और कोड ऑफ कंडक्ट नॉट एक्सीडिंग द 50,000। बीटा इसका आंसर आएगा 50,000। सेक्शन 234 के मुताबिक नामजद अफसर को यह अख्तियार हासिल है कि वो मुख्तसर समात के बाद 50,000 रुपए से ज्यादा होने वाला जुर्माना जो है वो आयद ना करे। एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ नॉमिनेटेड ऑफिसर ऑफ मॉनिटरिंग टीम लाइज विद, मॉनिटरिंग टीम के जो नामजद अफसर के हुक्म के खिलाफ अपील कहां की जा सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट चार्ली, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली सेक्शन 234 के मुताबिक किसी भी शख्स के नामजद अफसर के हुक्म से जो मुतज़िर हुआ हो 3 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन के सामने अपील दायर कर सकता है, यानी अपील का अख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, तो मदरजा झेल में से कौन सा किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, याद रखेंगे द लीगलिटी ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ बाय द ईसीबी। अल्फा इसका आंसर आएगा, यानी इलेक्शन कमीशन के अच्छे ईमान के तहत किए गए अमल को जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये एक यूनिवर्सल कानून है स्टूडेंट। सेक्शन 236 में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि कोई अदालती कमीशन के तहत या कमीशन के अख्तियार में किए गए फैसले जो हैं वो अदालत के अंदर चैलेंज नहीं हो सकते। नेक्स्ट है जी, द वैलिडिटी ऑफ द डिलिमिटेशन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कैन बी चैलेंज्ड इन, बेसिकली किसी भी हल्के की हल्का हदबंदी जो है कि बुनियादी हैसियत को कहां चैलेंज किया जा सकता है, तो याद रखेंगे इसका आंसर हमारे पास आएगा कि किसी भी जगह जो है इसको चैलेंज जो है वो किया जा सकता है, तो कोई भी अदालत जो है इसको चैलेंज हल्का बंदी को नहीं कर सकती, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डेल्टा आएगा, यानी नो। किसी भी हल्के की सेक्शन 236 के मुताबिक किसी भी हल्के की हदबंदी की कानूनी हैसियत जो है किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, क्योंकि ये एक फिक्स्ड फैसला होगा। हु कैन बी एक्रीडेड एज अ इलेक्शन ऑब्जर्वर, बेसिकली इंतखाबी मुबस्सिर के तौर पर किसको तस्लीम किया जाता है, याद रखेंगे पर्सन एक्रीडेटेड बाय द ईसीपी और इट्स ऑथोराइज्ड ऑफिसर, वो शख्स जिसे इलेक्शन कमीशन या इसके मजाज अफसर ने तस्लीम किया। सेक्शन 238 पार्ट 2 में वाज़ेह तौर पर स्टूडेंट्स हमें बताया गया है कि मुबस्सिर के तौर पर तस्लीम शुदा शख्स वो होता है जिसे इलेक्शन कमीशन या उसके अफसर ने तस्लीम किया, यानी किसी भी फर्द तंजीम को खुद से मुबस्सिर बनने की इजाजत जो है वो नहीं होगी, इस पर इलेक्शन कमीशन की जो है मंजूरी लाजिम होगी। एन ऑब्जर्वर मस्ट प्रोमिनेंटली डिस्प्ले, एक मुबस्सिर को क्या लाजमी तौर पर नुमाया दिखाना होगा, ए कार्ड ऑफ आइडेंटिफिकेशन इशूड बाय द ईसीबी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा एक कार्ड। सेक्शन 238 के मुताबिक हर मुबस्सिर को लाजमी तौर पर अपना शनाख्त का कार्ड जो है दिखाना होगा, जो ईसीपी ने जो है उसके लिए क्या किया हो, जारी किया हो, ताकि ये पता चल सके कि वो जो पार्टिकुलर बंदा है वो कानूनी तौर पर एक तस्लीम शुदा शख्स है। नेक्स्ट है जी, द पावर टू मेक रूल अंडर दिस एक्ट लाइज विद, इस एक्ट के तहत कवायद बनाने का अख्तियार किसके पास है, तो याद रखेंगे कवायद बनाने का अख्तियार सेक्शन 239 के मुताबिक
ये सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन के पास है। सेक्शन 239 के मुताबिक कवायद बनाने का मुकम्मल अख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। कमीशन नोटिफिकेशन के जरिए से इस एक्ट के मकासद के नफाज के लिए जो है वो क्या कर सकता है, कवायद बना सकता है। ये कमीशन को कानूनी दायरे कार में कवायद वाज़े करने का अख्तियार देता है ताकि कानून का मौसर नफाज जो है वो क्या हो, मुमकिन हो सके। इफ अ डिफिकल्टी अराइजेस इन इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट, who can make an order of its removal, अगर इस एक्ट के नफाज में कोई मुश्किल पैदा हो जाए तो इसको दूर करने का हुक्म किसके जरिए से दिया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट्स बीटा, यानी ईसीपी विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। बीटा जो है वो इसका आंसर आएगा, सदर की मंजूरी के साथ इलेक्शन कमीशन जो है। सेक्शन 240 पार्ट 1 के मुताबिक अगर मुश्किल पैदा हो तो कमीशन सदर की मंजूरी के साथ ऐसी तदबीर अख्तियार कर सकता है जो उस मुश्किल को दूर करे। ये कानून आमतौर पर जो है बेसिकली किसी भी रुकावट के फिलफौर अमल को जो है वो यकीनी बनाता है। एन एक्ट रिपील, द एक्ट रिपील ऑल ऑफ द फॉलोइंग ओल्ड लॉज एक्सेप्ट, ये जो एक्ट है ये मदरजा झेल पुराने कवानीन में से कौन सा जो है वो खत्म नहीं करता, तो याद रखेंगे पाकिस्तान पीनल कोड 1860 जो है। सेक्शन 241 में इन कवानीन की फहरिस्त दी गई है जो एक्ट के तहत खत्म किए गए हैं, जिनमें शामिल है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002, इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1976, सेनेट इलेक्शन एक्ट 1975, जबकि जो पाकिस्तान पीनल एक्ट कोड है 1860 ये मुतासिर नहीं होता, याद रखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट है जी, फॉर एन ऑब्जर्वर टू बी इरेक्टेड they must obtain security clearance from, एक मुबस्सिर को तस्दीक शुदा होने के लिए किससे सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो दरकार है, तो याद रखेंगे इसके लिए जो क्लियरेंस है वो हमेशा गवर्नमेंट से दरकार होगी चाहिए। सेक्शन 238 के मुताबिक मुबस्सिर को सरकारी तौर पर सरकारी अमूर में हिस्सा लेने या मुशाहिदा करने से कबल हुकूमत से सिक्योरिटी लेना जो है वो क्या होगा, सिक्योरिटी लेना जो है वो लाजिम होगा, क्योंकि ये शर्त इसलिए रखी गई है ताकि इंतखाबी अमल में शफाफियत और सिक्योरिटी को क्या किया जाए, यकीनी बनाया जा सके। नेक्स्ट है स्टूडेंट, द प्रोविजन दैट प्रोटेक्ट ईसीपी ऑफिशियल्स फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर एक्शंस टेकिंग इन गुड फेथ इज अंडर, बेसिकली सेक्शन 237 का जो उन्वान है ना वो है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकिंग इन गुड फेथ, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकिंग इन गुड फेथ, यानी नेक नियति से किए गए इकदामात का तहफ़्फ़ुज़। यह सेक्शन अफसरान को उस वक्त मुकदमे या कानूनी कार्रवाई से इस्तिस्ना देता है जब वो इस एक्ट के तहत नेक नियति से कोई काम क्या करें, अंजाम दें तब। नेक्स्ट है स्टूडेंट, द ईसीपी कैन इशू डायरेक्शंस टू विच अथॉरिटी रिगार्डिंग मीडिया ड्यूरिंग द इलेक्शंस, इलेक्शन कमीशन किस अथॉरिटी को मीडिया के हवाले से इंतखाबात के दौरान हिदायत दे सकता है, तो याद रखेंगे द अथॉरिटी डील विद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चार्ली इसका आंसर आएगा। सेक्शन 236 के मुताबिक कमीशन किसी भी ऐसी अथॉरिटी को हिदायत जारी कर सकता है जो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुतल्लिक मालूमात को देखती हो। ये एक अमूमी अमली अख्तियार है जो किसी खास इदारे के नाम नहीं देता। नेक्स्ट है जी, द फेलियर ऑफ अ कैंडिडेट और एजेंट टू अटेन अ प्रोसीडिंग विल, बेसिकली किसी उम्मीदवार या एजेंट का किसी कार्रवाई में शरीक ना होना क्या असर डालेगा, बीटा आंसर आएगा इसका, नॉट इनवैलिडेट एनी एक्ट अदरवाइज वैलिडिटी, बीटा इसका आंसर आएगा, यानी किसी भी दुरुस्त तरीके से किए गए अमल को कालादम नहीं करार दिया जा सकता। सेक्शन 235 हमें वाज़े तौर पर बताता है कि अगर उम्मीदवार या इसका एजेंट इस कार्रवाई में हाजिर ना हो जहां उनकी मौजूदगी जरूरी हो, तो फिर भी कोई भी ऐसा अमल जो कानूनी तौर पर दुरुस्त तरीके से अंजाम पाया हो तो वो कालादम नहीं होगा। नेक्स्ट है जी, पार्टी ए एंड पार्टी बी वर इन अलायंस लास्ट इलेक्शन एंड शेयर्ड अ सिंबल, नाउ दे हैव स्प्लिट, बोथ अपील फॉर द सेम सिंबल, हाउ विल द ईसीपी डिसाइड। गुज़िश्ता इंतखाब में सपोज करें पार्टी ए और बी ने इत्तेहाद किया लेकिन एक ही निशान इस्तेमाल किया, अब वो अलग अलग हो गए हैं और उसी निशान का तकाजा कर रहे हैं, तो क्या होगा मैं अभी भी बता आया हूं आप लोगों को। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करेगा, ड्राफ्टिंग करेगा
यानी कि कुरा अंदाजी के जरिए से फैसला करेगा। ये हमें सेक्शन 218 बताता है कि जिसका कुरा जो है वो निकलेगा वही इसका क्या होगा, अहल होगा, वो उसी को अलॉट किया जाएगा। A member of the political party is expelled out without being given a chance to explain. This is किसी सियासी पार्टी का रुकन बगैर मौका दिए बर्खास्त कर दिया जाएगा। कब? जब वो इलेक्शन एक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जी करेगा। अ वायलेशन ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017। ये हमें सेक्शन 205 बताता है कि ये कानून बहुत जरूरी है। कोई भी बंदा जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स, उसको रिपेल कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। A caretaker chief minister signs a major new trade agreement with foreign country. This action is एक केयर टेकर वजीर आला किसी गैर मुल्की मुल्क के साथ अहम तिजारती मुआहदे पर दस्तखत करता है। ये अमल क्या समझा जाएगा? तो याद रखेंगे ये प्रोहिबिटेड समझा जाएगा। याद रखें एक्सेप्ट इन द एक्सपोनेंशियल केस। अगर खास इस्तिस्ना उसमें आता है तो उसको छोड़कर बाकी केसेस में सेक्शन 230 हमें बताता है कि ये बहुत बड़ा जुर्म है और इसको इस्तिस्ना जो है वो दिया जाएगा। ईसीपी मॉनिटरिंग टीम फाइंड कैंडिडेट वायलेटिंग द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द सेकंड टाइम, व्हाट द एक्शन टेकिंग। अगर किसी उम्मीदवार को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के लिए दूसरी बार ऐसा करते हुए पाया जाए तो क्या कार्रवाई की जाएगी? स्टूडेंट हमें सेक्शन 234 बताता है, रेफर द मैटर टू द ईसीपी प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग डिस्क्वालिफिकेशन। तो मामला ईसीपी के पास जाएगा और ईसीपी उसको जो है वो नाअहल भी कर सकती है। इसका आंसर हमारे पास 4 लिया है। ए वोटर चैलेंज द फाइनल लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशन फॉर अ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन इन अ कोर्ट, द कोर्ट विल लाइकली। एक वोटर मकामी हुकूमत के इंतखाब के पोलिंग स्टेशन की हतमी फहरिस्त अदालत में चैलेंज करता है। अदालत का इम्कानन क्या फैसला होगा? याद रखेंगे डिसमिस इट एज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इज बार्ड। बीटा आंसर आएगा इसका, यानी मुस्तरद कर दिया जाएगा क्योंकि अदालत का दायरा इख्तियार इसमें ममनू है। बेसिकली सेक्शन 236 हमें बताता है कि ईसीपी या इसके एहलकार ने नेक नियति में कोई कार्रवाई की है। पोलिंग स्टेशन की फहरिस्त तैयार करना ईसीपी के अख्तियार के तहत आता है सेक्शन 59 के मुताबिक। इसलिए अदालत के पास ऐसी दरखास्त सुनने का जो है वो कोई अख्तियार नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करना जो है, और लेक्चर को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।